हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट्स एंड ट्रिक के पार्ट टू। उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट फर्स्ट पसंद आया होगा, जिसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूले किए थे। और ये बात समझिए, ये फॉर्मूला शिफ्ट सिर्फ और सिर्फ सीयूटी के लिए नहीं है। आप किसी भी एग्जाम में जाते हो, वहां पर मैथ्स आता है, तो ये फॉर्मूला शीट आपके लिए वहां पर भी काम करेगा। इतनी बात समझ ली, इसलिए मैंने लिखा यूजफुल फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जाम। चाहे वो किसी भी टाइप का एंट्रेंस एग्जाम हो, अगर मैथ्स आता है उस एंट्रेंस एग्जाम में, तो ये फॉर्मूला शीट आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो अब बात करते हैं तीन चीजों के बारे में जो आपको सब्सक्राइब कर लेने हैं, ताकि सारी की सारी जो लेटेस्ट अपडेट है स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस चैनल की, वो आपको मिल जाए। एक है इंस्टाग्राम चैनल, एक है यूट्यूब चैनल, और एक है टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पर ये शीट अपलोड हो जाएगी विद सारे फॉर्मूले, जैसे भी अभी लिखे हुए हैं। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले चैप्टर हमने किए थे नंबर सिस्टम, जिसमें हमने सीखा था एपी के बारे में। एपी के बाद हमने कुछ सम के फॉर्मूले किए थे। फिर सम के फॉर्मूले कंप्लीट होने के बाद हमने रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट की थी। रिमाइंडर थ्योरम ध्यान से सुनना, रिमाइंडर थ्योरम आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सिमिलरली इस टाइप का क्वेश्चन। तो रिमाइंडर थ्योरम हमने वहां से कंप्लीट की थी। फिर उसके बाद हमने कुछ यूनिट प्लेस के बारे में सीखा था कि यूनिट प्लेस आ जाए तो किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट जो चीज सीखी थी, वो सीखी थी डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सब हमने सीखा था। और डिविजिबिलिटी रूल में जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल है ना, वो बहुत बार एग्जाम में आता है, तो उसको बार बार जाके देख लेना, ठीक है। इस तरीके से हमने कवर किया था। फिर दूसरा चैप्टर आया था इंडाइसिस एंड शर्ट्स। उसमें भी बहुत सारे फॉर्मूले हमने सीखे थे। एलसीएम एचसीएफ के बारे में हमने सीखा था, परसेंटेज के बारे में हमने सीखा था, प्रॉफिट एंड लॉस के सारे फॉर्मूले हमने सीखे थे, एवरेज चैप्टर के हमने फॉर्मूले सीखे थे। तो इस तरीके से हमने ये सारे चैप्टर कवर कर लिए थे। मगर आज की शुरुआत हम करते हैं, जो नया चैप्टर है उसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब ये क्या कहता है चैप्टर, देखो सबसे बात, सिंपल सी बात, सबसे पहली चीज आपको क्या है, कुछ रेशियोज मिलेंगे। जैसे मैं एक एक करके एग्जांपल देता हूँ और समझाता हूँ किस तरीके से। अगर रेशियो कुछ इस टाइप से है, ए बी इक्वल टू में 3:4, ठीक है, बी सी इक्वल टू में 4:5। देखो इसमें जो रेशियो है, बी जो है वो सेम है। यहाँ पर ये ध्यान से देखो, ये बी जो है ये सेम है, सेम है। तो सेम होने से आपको क्या करना है, जब भी पूछा जाए ए बी सी रेशियो, तो डायरेक्ट इतना लिख देना 3:4:5, बस इतना सा काम कर देना। तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ भी नई चीज नहीं करने वाली। ये तो था फर्स्ट टाइप। इसके बाद इसी तरीके से देखो सेकंड टाइप भी गिवन हो सकता है। इस बार क्या है, देखो ऐसे गिवन है A:B, B:C, और क्या है 3:4 और 5:6, इस तरीके से गिवन है, इस तरीके से गिवन है। अब देखो यहाँ पर जो ये बी है ना, ये डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग। तो अब क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो देखो काफी सारे तरीके हैं, मैं इसको बताने वाला हूँ। पहला तरीका है फर्स्ट टाइप। क्या करो, क्या करो, इस बी को सेम करो। सेम कैसे करते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसी के किसी भी ऐसे फैक्टर से जैसे 4 और 5 का एलसीएम होता है। जैसे कि अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 15:20:24। ये दोनों 20 हो जाएंगे, ये दोनों 20 हो जाएंगे। इस तरीके से हम ए बी सी का रेशो निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट तरीका, सेकंड तरीका जो फर्स्ट टाइप है, सेकंड तरीके का इस तरीके से। चलो, इससे भी मजा नहीं आया तो एक और तरीके से देखते हैं, सेकंड टाइप, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन, ए बी बी सी, यहाँ पर गिवन है 3:4 5:6, ठीक है, इस तरीके से। तो अब करना क्या है, ध्यान से सुनना, थोड़ी सी बात को थोड़ा सा क्लियरली लेना। क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 50, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो 20, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो 24, यही रेशियो आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सेकंड मेथड है जिसको हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सेकंड मेथड से भी मजा नहीं आया तो थर्ड मेथड, थर्ड टाइप। थर्ड मेथड क्या कहता है, देखो अब ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख रहा हूँ, ए बी सी। तो यहाँ पर क्या था रेशियो, 3:4 था,
और ये था 5:6, इस तरीके से था। अब करना क्या, ध्यान से सुनना। जब भी इस तरीके से आ जाए, इस तरीके से लिख लो, और यहाँ पर इस वाले नंबर को लिख दो, और यहाँ पर इस वाले नंबर को लिख दो, और आपस में ना मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। ये आ गया 15:20:20। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड है, इसमें कोई भी चांसेस नहीं है आपको ये सोचना कि एलसीएम कितना आएगा, किस तरीके से आएगा। तो थर्ड टाइप इस तरीके से कर सकते हैं। समझ आ गया, ये चीज समझ आ गई कि भाई साहब किस तरीके से अगर गिवन होगा तो हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कभी भी किसी टाइप भी रेशियो दिया गया हो तो इस तरीके से कर लेना ताकि चीजें सही हो जाए। ठीक है, चलो, ये तो था इस टाइप से। ये हमारे थे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट टाइप। अब ये तो सिर्फ दो तीन रेशियो थे। अब इसके बजाय सेकंड टाइप में कुछ इस तरीके से रेशियो आ जाए, इस तरीके से A:B:C, C:D, इस तरीके से आ जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा 2:3:4:5:7, इस तरीके से आ जाए। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो देखो यहाँ C कॉमन है ना, C को सेम बनाना है ना, बस C को सेम बना दो। सी को सेम बनाने के लिए करना है, उससे मल्टीप्लाई करना है। मगर इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसको पूरे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 20, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 28। बस इस तरीके से सिंपल से तरीके से करना है। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, इस तरीके से करना है। ठीक है, अब अगर इसको मैं उस मेथड से करूं, यहाँ पे लिख देता हूं A:B:C:D। तो ये था 2:3:4:5:7। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, 4 से लिख देता हूँ, यहाँ पर 5, यहाँ पे 5, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 10:15:20:20:28। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया, इससे इसको यहाँ पे लिख दिया। बस इस जो खाली बॉक्स था ये 5 और 4, इस तरीके से हमने लिख दिया। तो इस टाइप से भी चीजें कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, समझ आ गई होंगी इतनी चीज। ठीक है, इस तरीके से चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, आप देखो थर्ड टाइप, बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से चीजें समझा रहा हूं ताकि तुम समझो और चीजों को करो, क्योंकि इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो वहां पर ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कि भाई कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जैसे एक चीज गिवन है, A:B, B:C इक्वल टू है, और C:D 2:3, इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होता है। तो कैसे करेंगे, जैसे कि पहला टाइप है, तो यहाँ इसको हम लिख लेते हैं A:B, B:C, C:D। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 2 3 2 3, इस तरीके से लिख लिया। अब ध्यान से देखो, तो करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको सभी को डायरेक्ट निकालने के लिए काफी सारे तरीके बता रहा हूँ। अब सेकंड में क्या करना है, इस वाले नंबर को इन सब से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 × 2 × 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। अब क्या करूं, अब ध्यान से सुनना, इस वाले नंबर को नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए इस वाले स्टेज को मल्टीप्लाई कर दो। इट मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 18। मैं लिख देता हूँ नीचे 3 × 3 × 2। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 27। यहाँ पर 3 × 3 × 3 आ जाएगा। इस तरीके से तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। नहीं समझ आया तो क्या करना, A:B:C:D, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, ये आ गया 2:3, ये आ गया 2:3, ये आ गया 2:3। ठीक है, तो फिल कैसे करना है, चीजें क्या फिल करनी है, इसके नजदीक वाला 3 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये आ जाएगा। यहाँ पर ये आ गया 27। ठीक है, ये 18 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 और 4 12 आ जाएगा, और ये 8 आ जाएगा। यही सेम रेशियो आ गया। इस तरीके से फिल कर लेना, सेकंडों में क्वेश्चन के आंसर आ जाए। समझ आ गया, इस तरीके से रेशियो निकालने सीख चुके होगे। उम्मीद करता हूँ इस तरीके से रेशियो निकालना, डायरेक्ट आंसर तुम्हारा आ जाएगा, सेकंडों में हो जाएगा। चलो, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और देखो इस तरीके से कभी फ्रैक्शन में गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पर, फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन में गिवन होगा जैसे ए रेशो बी रेशो सी 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 गिवन होगा, तो करना कैसे, इसको करें कैसे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बच्चे क्या करते हैं, इसमें मिस्टेक कर देते हैं, इसको मिस्टेक कर देते हैं। इसमें करना क्या है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर एलसीएम निकालो किसका, 2, 3 और 4 का, जो होता है 12, और सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 12 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर आएगा 3। यही इनका रेशो होगा, यही इनका रेशो होगा। इतनी बात समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइप कैसे गिवन होगा, अब ऐसे क्वेश्चन गिवन है तो देखो डायरेक्ट, वैसे तो ये समझ आ गया होगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा और 3/2। नहीं तो क्या करना है, ये देखो इसके नीचे आ गए, ठीक है। इतनी बात समझ, नहीं आता समझ तो इतना समझ लेना, जो ए के साथ है ना वो हमेशा बी के सामने आ जाएगा, और जो बी के सामने है, या इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इनका जो रेशो आएगा वो आएगा 3/2, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। नहीं तो अभी मैंने समझाया ना फ्रैक्शन में, तो इनको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इनके एलसीएम निकाल के, तब भी समझ आ जाएगा। ठीक है, वैसे कुछ करना नहीं है, ये सब नहीं करना, डायरेक्ट इस तरीके से लिख लेना है, इस तरीके से, इस तरीके से आ जाएगा, डायरेक्ट इस तरीके से आ जाएगा। चलो, अब इसी तरीके से, या तो दो में तो बहुत आसान है, अगर ये चीज 3 में हो तो, ऐसे हो तो कैसे करेंगे। तो इसको कैसे करना है, देखो यहाँ पे क्या करना है, 2a लिखो, यहाँ पे 3b लिखो, यहाँ पे 5c लिखो। अब क्या करना है, एलसीएम निकालो, किसका एलसीएम निकालो, 2 रेशो लिख रहा हूँ, 2,3,5, जिसका एलसीएम कितना आएगा 30, और 30 को इनसे डिवाइड कर दो। जैसे ही तुम डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो इनका जो रेशो आएगा वो आएगा 15:10:6, 15:10:6। इस तरीके से चीजें होंगी। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, इस तरीके से जब भी रेशियो गिवन होगा इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो, इतनी बात समझ पा रहे हो। नेक्स्ट चीज मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ, देखो जब भी रेशियो में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करें और नया रेशियो मिले, तो ये ध्यान रखना कि पहले रेशो के जो गैप में ओल्ड रेशो और न्यू रेशो हमेशा सेम होगा। अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझना। बोला गया क्वेश्चन इस तरीके से, क्वेश्चन लिख लेते, क्वेश्चन समझाता हूँ यहाँ पर कि भाई साहब ऐड करना है 12 किसी नंबर में। ठीक है, रेशो जो पहले थे ना वो रेशो थे 2:3, जो नया रेशो आया है ना वो 4:5। ठीक है, इतनी बात समझिए। अगर मैं बेसिक से समझाने की कोशिश करूं, बेसिक से करूं, तो यहाँ पर क्या था, पहले रेशो 2x था और 3x था, इनमें कितने जोड़ दिए, 12 जोड़ दिए, तो नया रेशो 4:5 आ गया। इसको सोल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, 4x यहाँ पर आया 60, यहाँ पर आया 12x प्लस 48। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास 10x है ना, यहाँ पे 10 है ना, 10x, तो ये आ गया 2x इक्वल टू में 12, x की वैल्यू 6 आ गई। तो पहला नंबर जो आ गया वो आ गया 12, दूसरा नंबर जो आ गया वो 18 आ गया। मगर एग्जाम में इतना समय तो मिलेगा नहीं, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ। क्या बताता हूँ, ट्रिक। ट्रिक थोड़ी समझो कि भाई किस तरीके से कैसे ऐड करना है। बोला है ए बी का रेशो 2:3 था, और ए बी का जो नया रेशो है वो 4:5। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। तो अब ध्यान से देखो, यहां पर गैप और यहां पर जो गैप है उनको सेम कर लो, उनको सेम कर लो। इतनी बात समझ जाना। सेम कैसे करना है, मल्टीप्लाई से कर लेना, नहीं तो ये गैप सेम होना चाहिए। ये गैप सेम होने के बाद यहाँ पे गैप देखो, ये जो गैप है, अब यही तो बोल रहा है भाई साहब इसमें कितना ऐड किया, ये दोनों ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे, तो अपने आप सेम हो जाएगा गैप। ठीक है, ये गैप सेम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा
इसमें इसको सेम कैसे किया जाता है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो क्या करना है, यहाँ पर ये 2 की वैल्यू 12 है, भाई जितना उसमें ऐड किया है 2 से चीजें 4 हो गई, तो 2 की वैल्यू यहाँ पर 12 है, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। हमारा आंसर 6 आया था। अब निकाल दो, 2 इंटू 6 12 और 3 इंटू 6 18, ये नंबर आ जाएगा। चलो अभी एक और क्वेश्चन समझाता हूँ, समझने की थोड़ी सी इस तरीके से समझो। देखो अब क्या किया, ये ऐड किया 20, अब ऐड किया 20, देखो समझना। अब जो नया रेशो है, पुराना रेशो जो है वो 3:7 है, इसको हमने ओल्ड रेशो दे दिया। न्यू रेशो जो था वो था 2:3। ठीक है, बेसिक से तुम कर लेना, इसमें ऐड करना ये करना सब कुछ बेसिक से करेंगे, हम ट्रिक से सीखते हैं। तो यहाँ पर 3:7 था, यहाँ पे 2:3 था, ये ए बी का रेशो नंबर था। अब मैंने क्या बताया था कि भाई साहब इनके बीच में जो गैप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, सेम नहीं है यहाँ पे, तो सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाओगे कैसे, कि नीचे वाले को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो रेशो बन जाएगा वो बन जाएगा 3:7, और यहाँ पर बन जाएगा 8:12। ठीक है, अब देखो गैप सेम है, 4 का गैप है, 4 का गैप है, सेम आ गया। अब तुम देखो ये वाली चीज ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, इसमें कितना गैप है वो समझ आ जाएगा कितना गैप है। ठीक है, 5 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। यही हमें चाहिए था, नंबर निकाल लो, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, 7 इंटू 4 28 हो जाएगा, बस ये आंसर था। इतनी बात समझ पा रहे हो, इस तरीके से समझ पा रहे हो, तो यही चीज तुम्हें निकालने के लिए दी जाएगी। इतनी बात समझ आ गई, इस तरीके से नंबर समझ आ गया। ठीक है, अब देखो जो मैं फॉर्मूले बताने वाला हूँ वो थोड़े से अच्छे खासे हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रपोर्शन मीन, हेडिंग डालते हैं प्रपोर्शन मीन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अगर क्वेश्चन में ए बी इक्वल टू सी डी दिया है, ठीक है, दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल हो तो वह प्रोपोर्शनल होता है, ये बात समझ जाए। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ए डी किसके बराबर है, बी सी इसके बराबर है, बस ये पहली है। मगर इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है, ये तो समझ आ गए प्रोपोर्शन का मतलब, मगर हम क्या से कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी है। क्या क्या प्रॉपर्टी है, देखो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि ए बी का, हिंदी में भी लिख रहा हूं, मीन प्रोपोर्शनल। ये पूछा जाता है एग्जाम में, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ए रेशो एक्स इक्वल टू में इस तरीके से, ऐसे रेशो एक्स रेशो बी की। तो हमेशा ध्यान रखना ये वाली जो चीज है ना, ये वाली देखो ऐसे लिखी जाती है, ए एक्स इक्वल टू में एक्स बटे बी, तो ये आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू में ए बी के बराबर। या कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू जो होती है अंडर रूट ए बी होता है, ये मीन प्रोपोर्शन में आता है। ठीक है, जब पूछा जाए मीन प्रोपोर्शन बताओ किस तरीके से, तो इस तरीके से आएगा। चलो सेकेंड चीज, अब पूछा जाए ए बी का थर्ड प्रोपोर्शनल है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से गिवन है, ए बी और बी एक्स, यहां पर ये जो बी है ना ये सेम है, ये एक्स अलग है, तो कैसे निकालेंगे, ए बी इक्वल टू बी एक्स, तो यहां पर आ जाएगा ए एक्स इक्वल टू में बी का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी बी का स्क्वायर बटे में। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे थर्ड प्रोपोर्शन में, क्वेश्चन लिख के देगा कि वो थर्ड प्रोपोर्शन कैलकुलेट करो इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद थर्ड वैल्यू, थर्ड वैल्यू क्या है, ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो। अब यहां पर तीनों अलग अलग है और चौथा नंबर हमें निकालना। ठीक है, फोर्थ नंबर हमें निकालना, तो ए रेशो बी रेशो सी रेशो एक्स, तो यहाँ पर हुई ए बटे बी सी बटे एक्स, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी बी सी बटे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो ये सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पर सीख लिया रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में। तो ये हमारा आज का पहला चैप्टर यहाँ से खत्म होता है।
ठीक है, इस तरीके से रेशो आए तो भाई साहब ये प्रॉपर्टीज लगा दो। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर हम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। अब ये टाइम एंड वर्क के फॉर्मूले कहोगे क्या फॉर्मूले होते हैं? देखो फॉर्मूले कुछ नहीं होते, टाइम एंड वर्क के बस हमने थोड़े से बनाए हुए हैं कि भाई किस तरीके से एक फॉर्मूला बनाया हुआ, वो एक दो फॉर्मूले बनाए हुए मैं वो आपको बता देता हूँ इस तरीके से करना है, बाकी कुछ नहीं है, सेकंडों में चीजें खत्म हो जाएगी। तो पहली चीज जो हम सीखने वाले हैं इसमें, देखो यहाँ पर ए बी की यूनिट गिवन होगी, ठीक है, ए बी की जो ये कह सकते हैं डेज गिवन होंगे टोटल, ये मान लेते हैं डेज गिवन होंगे, यहाँ पर बी के डेज गिवन होंगे। तो हमें यहाँ से पहले क्या निकालनी है? टोटल यूनिट निकालनी है ए बी को, या इतना मान लेना यहाँ पर यूनिट भी गिवन हो सकती है, यहाँ पर यूनिट्स भी गिवन हो सकती है। ए बी इतनी टोटल यूनिट्स, ए इतनी कमाता है बी इतनी कमाता है, दोनों मिलकर कितनी कमाते हैं यहाँ पर ये चीज पता है। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा, जैसे कि बोला जाए ए ने अपना काम 12 दिन में कंप्लीट किया, ए बी ने अपना काम 15 दिन में कंप्लीट किया, तो दोनों ने मिलकर 60 यूनिट बनाई होंगी। 60 यूनिट बनाई हुई कैसे? इनकी टोटल यूनिट आ गई। तो एक दिन की यूनिट यहाँ पे 5 यूनिट आ गई, एक दिन की यूनिट यहाँ पे 4 दिन आ गई, तो ये वन डे की यूनिट है, वन डे यूनिट। कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ आपको बताया है, चैप्टर मैंने कराया है, वहां पे चीजें थोड़ी सी आपको समझ आ जाएगी। वन डे यूनिट, ठीक है। सेकंड चीज जो है वो फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि भाई साहब ए लेफ्ट कर जाए और बिफोर या आफ्टर लेफ्ट कर जाए, मतलब कह सकते हैं कि वो 4 दिन बाद छोड़ के गया काम को, एक व्यक्ति 3 दिन बाद, 3 दिन पहले छोड़ के चला गया काम, तो उसके लिए क्या करना होता है? ये कह सकते हैं आफ्टर या बिफोर लेफ्ट द वर्क। अगर आफ्टर और बिफोर काम छोड़ के गया तो कैसे करना है? तो ध्यान रखना, सबसे पहले जो टोटल यूनिट होगी, जैसे अभी हमने निकाली ना टोटल यूनिट, उसमें से माइनस कर देनी है आफ्टर की यूनिट और ऐड कर देनी है बिफोर वाली, बिफोर लेफ्ट और आफ्टर लेफ्ट, ठीक है, आफ्टर लेट और बिफोर लेट। उसके बाद जो चीज आएगी वो यूनिट बटे में, जैसे यहाँ पर ए छोड़ के गया, यहाँ पर बी छोड़ के गया, ठीक है, टोटल क्या व्यक्ति थे? ए बी सी, तो जो ए है उसको तो भूल जाओ, अब सिर्फ हमें बी और सी की यूनिट से यहाँ से डिवाइड करना है। तो ये चीज थोड़ी सी अच्छी है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। जो जा चुका आफ्टर जा चुका उसको यहाँ पे लेफ्ट कर देना, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसमें ना एक चीज और सीखने लायक है, ठीक है, वो है मिक्स्ड प्रपोर्शन। याद होगा एमडीएच मैंने सिखाया था जब ये चैप्टर कराया था, एमडीएच, ठीक है। एम का मतलब, एम स्टैंड्स टू मैन, डी का मतलब डेज, एच का मतलब आवर्स, और डब्ल्यू का मतलब जो काम किया, टोटल वर्क, ठीक है। इस तरीके से चीजें आती, तो ये एमडीएच वाला फॉर्मूला हम लगाते थे, ठीक है, एमडीएच वाला फॉर्मूला हम लगाते थे, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ और चीजें हम सीख लेते हैं। वैसे ये एमडीएच का फॉर्मूला है, दोनों काम जो होते हैं एमडी 1 एचडी 1 बटे में डब्ल्यू 1, एम, अगर दो काम हमारे पास दिए गए हैं, दो व्यक्तियों ने काम सेम सेम काम किया तो वो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, कुछ पॉइंट्स थोड़े से हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू नंबर ऑफ डेज। अगर मैं वर्कर को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? टोटल वर्क। उसके अलावा नंबर ऑफ वर्कर्स टोटल वर्क बटे में नंबर ऑफ डेज, ठीक है। ये तो सेम बात है भाई, नंबर ऑफ वर्क कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये चीज समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर काम कांस्टेंट है, लिख देता हूं यहां पर, व्हेन वर्क इज कांस्टेंट, अगर काम कांस्टेंट है तो ये ध्यान रखना कि नंबर ऑफ वर्कर्स जो होंगे
वो हमेशा प्रोपोर्शनल होंगे नंबर ऑफ डेज के, अगर काम कांस्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा 2 पॉइंट और ध्यान रखना, कहीं पर भी एंड दिख जाए तो उसका मतलब प्लस होता है, अगर और दिख जाए तो उसका मतलब अलग अलग है, कि अलग अलग करके उसको निकालो, बस इतनी बात ध्यान रखना। तो इस चैप्टर में इतनी सी कहानी है और कोई नई चीज कहानी है। मेन फॉर्मूला ये है, इसके अलावा कोई ऐसा काम का फॉर्मूला नहीं है। ये सब फॉर्मूले मैंने क्वेश्चन में कराए हुए हैं, पूरा चैप्टर मैंने अच्छे तरीके से कराया हुआ है, वो चैप्टर जाके देख लो। ठीक है, रेशो वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो मैंने वहां पर चीजें बताई है। ठीक है, इसके अलावा यहीं पर एक और चैप्टर हम करते हैं, चैप्टर पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, ये चैप्टर में क्या है, कुछ नहीं है, बस इतनी याद रखना कि भाई साहब दो टाइप होते हैं, एक होता है इनलेट, एक होता है आउटलेट पाइप। ठीक है, इनलेट पाइप का मतलब होता है पाइप भरने वाला, हिंदी में लिख देता हूँ, भरने वाला। आउटलेट का मतलब होता है निकालने वाला, बाहर निकालने वाला, बाहर, ये पानी जो बाहर निकालता है वो पाइप। ठीक है, तो ये हमेशा माइनस यूनिट करते हैं, ये हमेशा प्लस यूनिट करते हैं। इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस यूनिट आएगी। तो टोटल यूनिट अगर इस तरीके से गिवन है, ये देखो इस तरीके से गिवन है, यहाँ पर 4 दिन में काम करता है, ये 6 दिन, 6 दिन में, हाँ 6 दिन में काम करता है। तो टोटल यूनिट 24 थी, ये माइनस की यूनिट होगी, तो यहाँ पर -4 होगा और ये 6। तो ए वो कितनी यूनिट भरता है, सिर्फ 2 यूनिट भरता है, 2 यूनिट भरता है, 6 भरता था, 4 उसमें से निकल जाती है, तो 2 ही यूनिट भर पाते। तो इस तरीके से इसको डिवाइड करके निकाल पाऊंगा, तो यहाँ पर 12 डेज हमारा आंसर आएगा, कि 12 दिन में वो चीज हुई, या 12 घंटे के अंदर, अगर ये आवर है तो यहाँ पर आवर आ जाएगा, 12 आवर्स। तो 12 आवर्स में वो चीजें भर पाता है, इस तरीके से चीजें निकल के, बस और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए थी, ये मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आता है, जो आता है टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया टाइम, डिस्टेंस, स्पीड है, स्पीड मान लेना इसको। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूले कुछ इस फॉर्म में लिख दिए हैं सारे, मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ किस तरीके से, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेन फॉर्मूले की, जिसे हम कहते हैं कोर कॉन्सेप्ट। ठीक है, मेन फॉर्मूले क्या है, कि अगर मैं बात करूं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड होता है, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ये चीज समझ आती है। अब टाइम में कन्वर्ट करने के लिए, अगर मुझे आवर से मिनट में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, और मिनट से सेकंड में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, और डायरेक्ट आवर से सेकंड में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 300, 3600। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड से आवर में जाना है तो डिवाइड बाय 3600। इतनी बात समझ आई। अब मिनट से आवर में जाना है तो डिवाइड बाय 60, सेकंड से मिनट में जाना है तो डिवाइड बाय 60। इतनी बात समझ आई। तो ये सारी की सारी यूनिट्स है। इसके अलावा कुछ ये यूनिट कन्वर्जन है, ज्यादातर काम क्या आता है, किलोमीटर मीटर ही काम आता है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अगर मुझे किलोमीटर से मीटर में जाना तो 5/18 करना है, मीटर से किलोमीटर में जाना है तो 18/5 कर देना। इसके अलावा एक और फॉर्मूला मैं यहाँ ऐड भी कर देता हूँ। ठीक है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट में जाना है तो वो मल्टीप्लाई होगा 50/3 से, 50/3 से, ये नहीं लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें जाती हैं। अब देखो यहां से किलोमीटर से मीटर में जाना, तो देखो नीचे की तरफ जब भी जाओगे तुम मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, 10 करोगे। देखो जैसे इसमें लिखा भी है, किलोमीटर से मीटर के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000, मेन यही आता है। वैसे मैंने आपको ये यूनिट लिखी है, ये बहुत ज्यादा काम आने वाली यूनिट है, बहुत ज्यादा काम आने वाली है। जब आप कोई भी यूनिट वाला क्वेश्चन करोगे तो वहां पर ये काम आती है। इसके बाद ध्यान रखना, अगर कभी भी टाइम कांस्टेंट दिख जाए, कभी भी टाइम कांस्टेंट दिख जाए, तो डिस्टेंस d1/d2 इक्वल टू s1/s2 करना है। डिस्टेंस, सॉरी टाइम कांस्टेंट ना, डिस्टेंस कांस्टेंट दिख जाए तो s1/s2, मतलब s1 क्या है, कि पहले वाले की स्पीड, दूसरे वाले की स्पीड, और पहले वाले का, दूसरे वाले का टाइम और पहले वाले का टाइम का प्रोपोर्शन बराबर होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो, इतनी बात ध्यान रखना।
उसी तरीके से स्पीड के बारे में बताया कि स्पीड कांस्टेंट है तो d1/d2 इक्वल टू t1/d2। इतनी बात समझ आई। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ फॉर्मूले मिसिंग है, कुछ फॉर्मूले मिसिंग है, मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ जो फॉर्मूले हैं कुछ एवरेज स्पीड के। ठीक है, तो चैप्टर के कॉन्टिन्यूस में ही चीजें आपको मिल जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर है एवरेज स्पीड, नेक्स्ट हेडिंग डालो एवरेज स्पीड। अगर एक बात बताऊं, ये फॉर्मूले तुम लिख के रखते हो तो ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। तो इसमें ना फर्स्ट टाइप, पहला टाइप क्या है कि जब सब चीजें गिवन हो, डिस्टेंस भी गिवन हो, टाइम भी गिवन हो, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलती है? तो यहाँ पर एवरेज स्पीड ऐसे निकलती है, एवरेज स्पीड इक्वल टू में टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, इस तरीके से निकलती है सब चीजें गिवन होने पे, कि मतलब डिस्टेंस भी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड टाइप की बात करें तो सेकंड टाइप में क्या है, जब व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, कि डिस्टेंस कांस्टेंट है और इसमें कुछ केस बनते हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो पहली चीज क्या है कि दो स्पीड गिवन है, टू स्पीड गिवन, कि डिस्टेंस कांस्टेंट है और साथ में स्पीड गिवन है, डिस्टेंस कांस्टेंट है और क्या गिवन है, साथ में स्पीड गिवन है। तो किस तरीके से चीजें होने वाली है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, क्या करना है, एवरेज स्पीड इक्वल टू में 2xy बटे में x प्लस वाई। अब ये 2x क्या है, देखो x का मतलब होता है फर्स्ट की स्पीड, y का मतलब होता है सेकंड की स्पीड, दो स्पीड गिवन थी तो y इस तरीके से। एक और लिख लेना z। तीन के बारे में बताता हूँ, चार के बारे में एग्जाम में नहीं आता, थर्ड स्पीड। अब ये थर्ड स्पीड कहाँ पे है, जब बी पार्ट लिखो यहाँ पर, व्हेन थ्री स्पीड इज गिवन, तीन स्पीड गिवन है, तीन स्पीड गिवन है, क्वेश्चन भी कराए हुए हैं भाई, फॉर्मूला शीट है इसलिए मैं सिर्फ फॉर्मूले ही लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने इनके सबके कराए हुए हैं, जाकर देखोगे तो सब चीजें मिल जाएंगी तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एवरेज स्पीड इक्वल टू 3xyz बटे में xy प्लस yz प्लस zx, ये आता है। ठीक है, फोर की आती नहीं है तो इसलिए मैं वहां ये लिखवा भी नहीं रहा। ठीक है, और फॉर्मूले और क्या है, और भी नहीं गिवन। ठीक है, तो अब देखो इसके अलावा थर्ड टाइप, इसमें क्या गिवन होती है, थर्ड टाइप क्या कहता है, थर्ड टाइप कहता है कि जब टाइम कांस्टेंट हो, जब टाइम कांस्टेंट हो। अब टाइम कांस्टेंट है तो यहां पर क्या गिवन होगा, पहली चीज गिवन होगी टू स्पीड गिवन, तो दो स्पीड गिवन होगी, तो फॉर्मूला क्या होगा, पहली स्पीड और दूसरी स्पीड को डिवाइड बाय टू कर दो। ठीक है, इसके अलावा या इसको ऐसे लिख सकते हो, x प्लस वाई बाय, क्योंकि एक्स वाई हमने क्या माना, स्पीड वन स्पीड टू माना। बी पार्ट, जब तीन स्पीड गिवन हो, थ्री स्पीड गिवन, तो यहाँ पर क्या आएगा, s1 प्लस s2 प्लस s3 बाय 3, या लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बाय 3। इस तरीके से चीजें समझ आई, इस तरीके से चीजें समझ आई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में काफी बार इस तरीके से चीजें गिवन हो जाती हैं कि क्वेश्चन में ये रहा कि टाइम, कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति 10 मिनट पीछे, 10 मिनट लेट आया, 10 मिनट लेट पहुंचा कहीं पर, या 10 मिनट पहले पहुंचा किसी डेस्टिनेशन पे, तो उसके लिए जो फॉर्मूले बनते हैं वो ये बनते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड में डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस। ठीक है, इतनी बात समझ आई। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टॉपेज। स्टॉपेज क्या होता है, कई बार क्या होता है, एक बस चल रही है, उसको उसके बीच में वो 10 मिनट का ब्रेक लेती है,
फिर कुछ किलोमीटर चलती है, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर ऐसे ही करते करते वो काफी बार ब्रेक लेती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, दो ट्रेन बताइए। जैसे ट्रेन होती है ना, एक्सप्रेस ट्रेन कहीं पर रुकती नहीं है, लोकल ट्रेन रुक जाती है। तो यहाँ पर इसी तरीके से लिखा है, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन में से स्पीड ऑफ लोकल ट्रेन माइनस कर दो, जो डिफरेंस आएगा उसको स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन से क्या कर दो, डिवाइड कर दो इनटू। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है इंक्लूड स्टॉपेज। देखो इसकी स्पीड क्या होगी, किस तरीके से होगी, स्पीड कम हो जाती है, गिरती रहती है। उसकी स्पीड तो भाई तेज है, वो तो चल ही रही है, इसकी स्पीड कम हो रही है, तो यहाँ पर स्टॉपेज इंक्लूड होती है। इस तरीके से चीजें समझ आती है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, मीटिंग पॉइंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक और फॉर्मूला, कि मिलने के बाद, या कह सकते हैं मीटिंग पॉइंट, आफ्टर मीटिंग पॉइंट, आफ्टर मीटिंग पॉइंट। देखो क्या हो, क्या गिवन है भाई साहब, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मिलने के बाद स्पीड और टाइम गिवन होने पर क्या करना है। अगर कोई व्यक्ति, एक ट्रेन यहां से यहां तक चल रही थी, एक ट्रेन यहां से यहां तक चली, ठीक है, मगर वो यहां पर मिल गए, यहाँ पे मिल गए, इस ट्रेन को भी आगे जाना था, इस ट्रेन को भी आगे जाना था, मगर वो मिलने के बाद का समय गिवन है। मिलने के बाद, या ऐसे नहीं मान के चलो आपस में आगे पीछे कर लेते हैं, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन इस तरफ जाती है, इस तरफ जाती है, ये कहीं ना कहीं जाकर यहाँ पर मिल गए, सपोज करो यहाँ पर ये मिल गए, इसके बाद इसको आगे जाना था, इसके बाद इसको आगे जाना था, तो मिलने के बाद के समय गिवन हो तो क्या करना है, यहाँ पर ए की स्पीड मैं लिख देता हूँ हिंदी में भी, ए की स्पीड बटे में बी की स्पीड इक्वल टू में अंडर रूट बी का टाइम बटे में ए का टाइम, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मीटिंग पॉइंट के बाद क्वेश्चन गिवन हो। अब इतनी बात समझ आ गई। अब इसके अलावा क्या क्या चीजें गिवन होती है, देखो अब नई चीज समझने की कोशिश करो। कभी भी रिलेटिव स्पीड, कभी भी अगर अपोजिट डायरेक्शन में चीज जा रही है, जैसे दो कारें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उनकी स्पीड ऐड कर दो। अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड माइनस कर दो, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पे कारें बनी हुई हैं, कारें क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, स्पीड प्लस करनी है। अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या है, यहाँ पर दोनों स्पीडें क्या है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, आपस में माइनस हो जाएगी। इतनी बात समझ पा रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन मैंने कराए हुए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो लगेगा कि भाई साहब नहीं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन कराने चाहिए हमें, मगर फॉर्मूला शीट में सिर्फ फॉर्मूले ही बताए जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो सारे के सारे फॉर्मूले ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर, जब भी ट्रेन किसी पोल से पास करे, किसी ट्री से पास करे, किसी मैन से पास करे, तो हमेशा इनकी जो लेंथ होती है वो हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते। इनकी जो लेंथ होती है उसको हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते। इतनी बात समझे, हमेशा हम क्या है, डिस्टेंस में सिर्फ ट्रेन ट्रेन की लेंथ लेंगे, कभी भी ट्रेन, पोल, ट्री, या कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि वैसे व्यक्ति जो छोटी वस्तु हो, इसको नाम दे छोटी वस्तु, छोटी वस्तु जो होंगी उनको कभी ऐड नहीं करें। हाँ, इसके अलावा बड़ी वस्तु जैसे प्लेटफॉर्म, टनल या ब्रिज होगा, तो उसमें हम उसकी लेंथ को ऐड कर देते हैं। ठीक है, स्पीड तो वही रहेगी, स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, यहाँ पर स्पीड, आने जाने की स्पीड, आपस में किस तरीके से जा रहे हैं, रिलेटिव स्पीड क्या है, तो वो सब यहाँ पे इंक्लूड होगी। तो यहाँ पर टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड है, ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो ये यहाँ पर ये चीज है एक्स प्लस वाई है। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर ये। ठीक है, कि भाई जो ट्रेन की जो स्पीड है वो एक्स प्लस वाई है, इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये चीज थी इस चैप्टर से। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर समझ आया होगा। ठीक है, इस चैप्टर में चीजें समझ आई होंगी कि भाई किस तरीके से चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो नाम डालते हैं, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। अब इसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें सीखनी चाहिए, देखो इसमें क्या चीजें हैं, ध्यान से सुनना।
दो तरह का पानी होता है, दो तरह का पानी होता है, एक स्टिल वाटर होता है, एक स्टीम वाटर होता है। तो बहता हुआ पानी और ठहरा हुआ पानी की स्पीड हमें कुछ कभी गिवन होती है और हमसे पूछ लेता है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम बताओ। एक पानी के साथ चल रही है, एक पानी के अगेंस्ट जा रही है। जब पानी के अगेंस्ट जाती है तो स्पीड कम हो जाती है। जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये सब चीजें प्रिंट करके भी ला सकता हूँ, प्रिंट करके भी ला सकता हूँ और बोल सकता हूँ बस ये है ऐसे। मगर जब तक जैसे मैं लिख रहा हूँ तो आप भी लिखो। जितना आप लिखोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि भाई किस तरीके से हम चीजें कर पा रहे हैं, क्या क्या चीजें हमने लेट की है, किस तरीके से हमने लेट की है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स क्या है, उनको बस प्रिंट आउट मिल जाता है, ये भी शीट जरूर मिल जाएगी आपको, मगर मैं कहता हूँ कि भाई साहब लिख कर देखो तो सबसे बड़ी बात रहेगी और सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है। सेकंड चीज, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसमें स्पीड होती है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। उसके अलावा स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। मैंने बताया ना, पानी के साथ जब चीजें चल रही हैं तो वहां पर इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। उसी तरीके से स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एक्स डायरेक्ट निकालना है तो देखो यहाँ पर स्पीड ऑफ वन स्पीड ऑफ टू डिवाइड बाय टू कर देना डायरेक्ट। ठीक है। डायरेक्ट स्पीड निकल जाएगी जब स्पीड इनकी गिवन होगी ना, इनकी स्पीड गिवन होगी जब ऐसे गिवन होगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 4 किलोमीटर पर आवर, एक्स माइनस वाई इक्वल टू में 6 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से कुछ गिवन होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हो। y निकालने के लिए s1 माइनस एस टू बाई टू। ठीक है। ये तो मैंने ऐसी एग्जांपल ले लिया था फिर समझाने के लिए कि भाई इस तरीके से चीजें गिवन होंगी। तुम्हें चीजें समझ आई, समझ आ गई, बस इतनी चीज तुम्हें यहाँ पे पढ़नी। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। इस चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है, चैप्टर क्या कहता है, इसके बारे में बात करते हैं। भाई साहब पहले मैं थोड़ा समझाता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, फिर उसके बाद आगे हम चीजों को बढ़ाते हैं। सबसे पहले समझो कि तुम्हारे पास 1000 रुपए, तुम बैंक में गए और जाकर तुमने पैसे को डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, डिपॉजिट कर दिया तो बहुत ज्यादा खुश हो। तुमने 1 साल के लिए डिपॉजिट किया और तुम्हें 100 रुपए मिले। देखो कितने परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, 10%। तो बोले यार बहुत ही बढ़िया, हम 1 साल क्यों, हम तो 2 साल रखेंगे। ठीक है। बैंक की पॉलिसी नहीं थी, बैंक तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देता, पर मैं एक समझा रहा हूँ, समझाने की चीजें सर। तो अगले साल तुमने क्या किया, यार क्या करते हैं हम इस 1000 रुपए को फिर से जमा कर देते हैं और यहाँ पर फिर से 10% इंटरेस्ट मिलेगा और इस बार भी 100 रुपए में। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट कभी भी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता। अगर यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो इस 100 रुपए पर भी इंटरेस्ट तुम्हें मिलता, मगर यहाँ पर इस 100 रुपए पे तुम्हें अब कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तुम्हें सिर्फ ये 100 रुपए मिलेंगे। तो यही चीज होती है सिंपल इंटरेस्ट, कि जहां पर सेम इंटरेस्ट मिलता है हर साल और इंटरेस्ट पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सरल सी भाषा। चलो समझ आ गई चीजें। चलो अब बढ़ते हैं। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला वैसे हम यूज करेंगे, करते नहीं है, हम सिर्फ यूज करते हैं इफेक्टिव रेट और परसेंटेज। चैप्टर तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की, तो फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटे 100। ठीक है।
P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, जो तुमने अमाउंट क्या की है, डिपॉजिट, ठीक है। R स्टैंड फॉर रेट, T स्टैंड फॉर टाइम, ठीक है। ये तीनों चीजें हैं। और SI स्टैंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। वैसे हम किसका यूज करते हैं, इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट कैसे निकलता है, इफेक्टिव रेट निकालने के लिए रेट इंटू टी करो। देखो जैसे क्वेश्चन क्या गिवन है, बोला है प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए है और 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो डायरेक्ट कितना है, 8% निकाल दो, 10,000 का आंसर वही है, ठीक है। 8% इस तरीके से निकाल दोगे तो वही आंसर होगा। यहाँ पे हटा देते हैं इसको, ठीक है। इतनी बात समझ। यहीं से अगर कोई बोले प्रिंसिपल निकालो, तो प्रिंसिपल कैसे निकलता है, 100 × SI बटे में T × R, ठीक है। टाइम इक्वल टू में 100 × SI बटे में P × R, ठीक है। रेट इक्वल टू में 100 × SI बटे में P × T, ठीक है। उसके अलावा अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। बस इतनी बात ध्यान रखना। इफेक्टिव रेट मैंने तुम्हें बता दिया। अब देखो एक बात सुनना, जब क्वेश्चंस आएंगे ना, क्वेश्चन पूछे गए हैं तो क्या होता है, एक क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने अपने तरीके से हमने एक फॉर्मूला बनाया है। कभी भी SI का डिफरेंस, किसका डिफरेंस, SI का डिफरेंस, SI का किसी भी क्वेश्चन में डिफरेंस मिल जाए, या या RTP का मतलब रेट, टाइम या प्रिंसिपल का, ठीक है, प्रिंसिपल में से एक का डिफरेंस हो, किसी भी एक का डिफरेंस हो, इन तीनों में से एक का डिफरेंस गिवन, क्या हो, गिवन। तो ध्यान रखना, हमने एक फॉर्मूला बनाया, जैसे कि टाइम का डिफरेंस गिवन है सपोज करो, तो फॉर्मूला क्या था, रेट निकालने का, रेट इक्वल टू में 100 × SI का डिफरेंस बटे में टाइम का डिफरेंस इंटू प्रिंसिपल, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलो इतनी बात समझ आई। अब इसके अलावा और भी क्वेश्चन तो गिवन होंगे, और भी चीजें तो गिवन होंगी। तो क्वेश्चन में अगर टाइम्स वाले क्वेश्चन आ जाए, कौन से आ जाए, टाइम्स वाले, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला बनाया हमने। टाइम्स वाले क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, n-1 बटे में m-1 इंटू टी। अब ये n क्या है, m क्या है, ठीक है। n का मतलब होता है जो क्वेश्चन में समय गिवन होगा, सॉरी जो पूछा जाएगा, ठीक है, जो पूछा जाएगा कि भाई इतने टाइम्स करो, ठीक है। m जो गिवन होगा कि भाई 4 साल बाद या 5 साल बाद इतने टाइम्स हो गया सिंपल इंटरेस्ट, तो वो जो चीज गिवन होगी। इतनी बात समझ पा रहे हो, कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना। चलो एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, वैसे ये आता नहीं पर फिर भी काफी स्टूडेंट्स कह देते हैं भाई साहब इंस्टॉलमेंट मेथड आ गया। तो देखो इंस्टॉलमेंट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे आता नहीं है तुम्हारे में, अगर एक 1 ईच या प्री इंस्टॉलमेंट, तो फॉर्मूला होता है 100 × अमाउंट बटे में 100T प्लस RT T-1/2। ये अब नहीं आते, मगर मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। सिंपल सिंपल चीजें आती है, सिंपल सिंपल चीजें तुम्हें बता दिया, बस इतनी बात तुम ध्यान रखना। इस चैप्टर में होते हैं सारे के सारे फॉर्मूले। समझ, देखो हमने कितने सारे चैप्टर कवर कर लिए, अगर मैं यहाँ पे बताऊं, ठीक है, कितने सारे चैप्टर हमने कवर कर लिया, अगर ध्यान से समझो तो। सबसे पहला चैप्टर हमने नंबर सिस्टम कवर किया, ठीक है। इंडाइसिस एंड शर्ट्स कवर की, ठीक है। परसेंटेज कवर किया, इसके अलावा परसेंटेज के अलावा एवरेज हमने कवर कर लिया, टाइम एंड वर्क कवर कर लिया, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम कवर कर लिया,
7 रेशियो प्रोपोर्शन, 8 टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉफिट एंड लॉस भी कवर कर लिया हमने, 11 एसआई भी कवर कर लिया। तो इतने सारे हमने चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये शीट हट जाएगी, फिक्र मत करो। जो शीट आपको लग रही है कि ये शीट पे हमने लिख दिया है कि भाई कौन से कवर कर लिए, तो वो शीट हट जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई साहब, इन फॉर्मूलों को अपने हाथ से लिखना। अपने हाथ से लिखोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर तुम नहीं हाथ से लिखोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम आ जाएगी। कैसे प्रॉब्लम आएगी भाई साहब, कि भाई शीट तो मैं भी बना के ला सकता था, चीजें समझने में, चीजें समझने में, चीजें समझने में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि तुम फिर ढूंढते रहोगे कि ये कहाँ से लिखा, यहाँ कहाँ से लिखा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो सी आई इक्वल टू में पी इंटू 1 + R/100 की पावर टी माइनस टी। ठीक है, ये होता है। टी को हम कैपिटल में लिख लेते हैं। ठीक है, आर पता है सबको, रेट होता है। टी का मतलब टाइम होता है। पी का मतलब प्रिंसिपल होता है। ठीक है, सी आई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसी में अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट क्या आते हैं? पी 1 + R/100 की पावर टी। देखो अमाउंट छोटा हो गया। ठीक है, चलो बात करते हैं। देखो एक तो तरीका क्या है, फर्स्ट तरीका जो है, फर्स्ट तरीका जो है, फर्स्ट मेथड या फर्स्ट टाइप, तुम डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर लो। मगर पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट इतना होता है, अगर टाइम तुम सॉल्व करने बैठ जाओगे ना, टाइम अगर 3-4 साल दे दिया तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। इसके लिए हमने काफी सारे मेथड बनाए हैं, जिसको हमने कहा सेकंड टाइप। क्या कहा? सेकंड टाइप का। सेकंड टाइप की एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ये ईयर्स याद रख लो। जैसे 2 साल के लिए 2 1 होता है। बनाया कैसे मैं बता देता हूँ। 1 का डबल, ठीक है, 1 को प्लस, इन दोनों को प्लस करो, यहाँ लिखो। ठीक है, या कह सकते हैं 1 साल आगे बढ़ा दो, 1 साल आगे बढ़ा दो, फिर इन दोनों को प्लस करो, यहाँ पे लिखो। 1 साल आगे बढ़ा दो, इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो और लास्ट में 1 लिख दो। 1 साल आगे बढ़ाओ, इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो और यहाँ पर आगे बढ़ा दो। ये फॉर्मूला, ये सेगमेंट है। ठीक है, 3 ईयर के लिए क्या बना? 3 3 1, 3 3 1। 4 ईयर के लिए क्या बना है? 4 6 4 1। ठीक है, 5 ईयर के लिए क्या बना है? बस इससे ज्यादा पूछते भी नहीं है, और बनाना चाहो तो मैंने तुम्हें ट्री बता दिया कैसे बनाना है। ठीक है, ये था हमारे पास ट्रिक। ये इसके क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ट्रिक सिर्फ तुम्हें याद करनी है किस तरीके से ट्रिक आती है। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल भी लेके समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि 10,000 रुपये, 10,000 2 साल के लिए रखे, तो मैं अगर फॉर्मूले से करना चाहूँ तो 10,000 और रेट है 10%, तो 10/100, 2 - 10,000। तो यहाँ पर आएगा 10,000 इंटू 11/, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 11/10, 11/10, और यहाँ पर ये आ जाएगा 10,000। एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो, 11 11 21 और डबल जीरो, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर हमारा 2100। ठीक है, 2100 हमारा सी है। मगर मुझे तो करना नहीं इस मेथड से, तो करना क्या है, 10,000 का जितने साल के लिए बोला उतने परसेंट निकालो। 10%, एक जीरो कम कर लो, 10% किसका? अब इसका 100 रुपये। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, 2,000 और ये 100, इन दोनों को ऐड कर दो, 2100। आ गया ना आंसर?
आ गया ना। चलो ये एग्जांपल मैं यहीं पे नोट्स में रखता हूँ, ठीक है, इसको हटाता नहीं। तो ये चीज इस तरीके से करनी है, ठीक है। जितने साल बोला पहले उसके उतने परसेंटेज निकालो। देखो परसेंटेज ध्यान रखना, इससे यहाँ तक जाने के लिए 10% और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इस वाली अमाउंट का 10% है, ठीक है। अब ये कहोगे भाई सिंपल इंटरेस्ट की जैसे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट तो बताया नहीं। देखो बता रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से। अगर कभी भी तुमने 1000 रुपए जमा किए और तुम्हारा पहले साल का इंटरेस्ट 100 रुपए था, तो अब तुम्हें इंटरेस्ट पे भी 10 रुपए मिलेगा और 1000 रुपए पे तो मिलेगा ही मिलेगा 100 रुपए। तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, प्लस साथ में जो इंटरेस्ट आता है वो भी इंटरेस्ट मिलता है। तो इसे ही कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही चीजें चलती है, बहुत फायदेमंद होती है। थर्ड मेथड जो हम सीखने वाले हैं, थर्ड मेथड, थर्ड मेथड क्या कहता है? थर्ड मेथड इफेक्टिव रेट का इस्तेमाल करते हैं। इफेक्टिव रेट का इस्तेमाल करते हैं। इफेक्टिव रेट का मतलब सबको पता है, रेट इनटू टाइम। अब यहाँ पर रेट कैसे निकालेंगे, देखो सुनो मेरी बात। यहाँ पर अगर 2 साल के बारे में बात की गई है, कितने साल के बारे में? 2 साल के बारे में। तो इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका पहला होता है, इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका ए प्लस में बी प्लस ए बी बटे 100, या इसको हम ए सेम ही होता है तो ए स्क्वायर प्लस में, तो आगे पीछे ले लेते हैं, 2a प्लस में ए स्क्वायर बटे 100, इतना होता है, इतना होता है, ठीक है। मगर मैंने कुछ इफेक्टिव रेट आपको लिखवाए हैं और अब दोबारा से मैं इफेक्टिव रेट यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। इफेक्टिव रेट याद रख लेना, इफेक्टिव रेट किस तरीके से काम करते हैं यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से काम करते हैं। इफेक्टिव रेट, तो इफेक्टिव रेट टेबल फॉर 2 ईयर। अगर रेट, यहाँ पर लिख देते रेट, यहाँ पे लिख देते इफेक्टिव रेट, डायरेक्ट कैलकुलेट करके दिए, थोड़ी सी याद कर लेना, वैल्यू तुम्हारे लिए इजी हो जाएगी। देखो मेहनत इतनी सारी कराई जा रही है, तुम्हें इतनी सारी मेहनत कराई जा रही है कि जितनी तुम सोच नहीं सकते कि यार अब तो 100% रिजल्ट आना ही चाहिए, ठीक है। 2% के लिए 4.04%, 3% के लिए 6.09%, ठीक है। 4% के लिए 8.16%, 5% के लिए 10.5%। ये मैंने आपको तुम्हें बताया भी था। कैसे बताया था? देखो निकालने का तरीका है, इसका डबल करो 4, इसका स्क्वायर करो, वो लिख दो ऐड कर, इसका डबल करो 6, इसका स्क्वायर करो, ठीक है। ऐसे ही 6% के लिए 6 का डबल 12 और लास्ट में 3 6, 7 के लिए 7 का डबल 14 और 14 9। बस इतना सिंपल है, सिंपल से सिंपल है, ठीक है। 8% के लिए 8% का डबल 16 और 64 इसका स्क्वायर होता है। 9 के लिए 18.81। 10 के लिए 10% में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, 10% का डबल 20 होता है, 20 होता है, पॉइंट 100 आता है, मगर हमें 2 डिजिट तक ही लिखना है तो 21.00% आ जाएगा। बस इतनी चीज समझनी है, ठीक है। इसके अलावा तुम कितनी भी वैल्यू का वो निकाल सकते हो। 11% का भी निकाल लो। 11 का कितना होता है? 22.121, तो आ जाएगा 23.21%। 12 का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 25.44%। 12 भी आता है एग्जाम में, 12 भी पूछा जाता है, बस इससे ज्यादा पूछे नहीं जाएंगे इफेक्टिव रेट। तो ये सारे इफेक्टिव रेट लिखती है। अब इसके बाद आता है 3 ईयर के लिए। 3 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए भी फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? फॉर्मूला होता है 3x प्लस में 3x स्क्वायर बटे 100 प्लस एक्स क्यूब बटे 10,000, ठीक है। ये लिख सकते हो फॉर्मूला, याद रख सकते हो तो याद रख लेना, ठीक है। नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो वही है इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा इफेक्टिव रेट टेबल फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स। तो यहाँ पर रेट आ जाएगा, यहाँ पर आएगा रेट, यहाँ पर इफेक्टिव रेट। तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें क्यूब का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है 2%,
यहाँ पर है 2%, तो 2% का 3 गुना करो, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि किस तरीके से, एक बार क्यूब कर दो, लास्ट में लिख लेना 08, और बीच में क्या आएगा, क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर क्या करना है, इसका स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई 12, यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ठीक है, इस तरीके से याद करना। 3% का आएगा 9.2727%। 4% का 3 गुना कितना होता है, 12 होता है। 12 12 होता है, 4 इंटू 16 कितना होता है, 12 इंटू 4 कितना होता है, ऐसे कर दो, 12 इंटू 4 कितना होता है, 48, और ये आ जाएगा 64। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ पर आएगा 5%, तो 15, 15 का 3 गुना। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25, और लास्ट में इसका स्क्वायर। इस तरीके से याद कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये सारे तुम याद कर लेना। समझाया मैंने पहले भी था कि भाई कैसे कैलकुलेट करना है, बस इसको इतना याद रख लो। ठीक है, 7%, 7% का आता है 22.5043%। और देखो नहीं भी याद रहना तो 3 गुना के आसपास की वैल्यू लिख देना, इसका 3 गुना करके आसपास की वैल्यू लिख देना, वहां से भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना कि 3 टाइम्स करके उसके आसपास की वैल्यू लिख देना। 10% जरूर याद रख लेना, 33.1%। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। 4 ईयर के लिए भाई, 4 ईयर के लिए क्या करना होता है, 4 ईयर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, दो दो बार निकालना होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट रेट और इफेक्टिव रेट याद कर लेना जो आते हैं एग्जाम में। तो कौन से होते हैं वो, 5%, 5% होता है 21.550625%, और 10% का होता है 46.41%। इस तरीके से चीजें बनती है। ठीक है, ये चीजें इस तरीके से याद रखना, ये सारे इफेक्टिव रेट है, ये बड़े काम आएंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ, जैसे कि 10,000 इंटू, अब देखो 2 साल का 10% के हिसाब से 21% होता है, तो 21% का मतलब ये परसेंटेज को हटा दो यहाँ से, परसेंटेज को हटा देता हूँ यहाँ से, 21/100, 101010 2100, तो इसलिए तीसरे मेथड का भी आंसर यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया थर्ड मेथड। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें करना है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, टाइम्स वाले, CI इन टाइम्स। क्वेश्चन पूछ ले जाए, टाइम्स पूछ ले जाए भाई, इतने साल बाद क्या होगा, ये क्या होगा, तो उसके लिए ये यूज होते हैं। तो इन 2 साल के लिए क्या यूज होगा, रेट इक्वल टू में √T-1 × 100। ठीक है, इन 3 ईयर R इक्वल टू में √R-1 T, ये T है। ठीक है, T-1 × 100। ठीक है, बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, अगर समय डबल कर रहा है, ठीक है, टाइम को डबल करोगे तो वहां पे प्रिंसिपल भी डबल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर समय भी डबल हो जाएगा, 4 ईयर, 6 ईयर, 8 ईयर, 12 ईयर, और 16 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज डबल हो जाएगी, ये हमेशा याद रखना कि भाई टाइम को डबल करोगे तो हमेशा प्रिंसिपल की जो वैल्यू आएगी वो किस इस तरीके से आ जाएगी। देखो, प्रिंसिपल स्मॉलेस्ट इंटू स्मॉलेस्ट नंबर अमाउंट बटे में लार्जेस्ट अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। समझ आई बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर CI एंड रेट गिवन है, CI के साथ उसका रेट गिवन है और बोल दे भाई साहब SI निकालना है, या ये बोल दे SI और उसका रेट गिवन है और बोल दे
सी आई निकालना है, फाइंड सी आई। इस फॉर्मूले का यूज करना, क्या होता है फॉर्मूला, एस आई इक्वल टू में सी आई बटे में इफेक्टिव रेट इनटू इफेक्टिव रेट ऑफ एस आई। इसका इस्तेमाल करना, ठीक है। इसका इस्तेमाल करोगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी तो रहते हैं भाई फॉर्मूले इसमें बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ एस आई एंड सी आई, डिफरेंस ऑफ एस आई एंड सी आई। यहाँ पर आएगा 2 ईयर, 2 ईयर की बात करें तो डिफरेंस इक्वल टू में पी इंटू आर बटे 100 का स्क्वायर। और 3 ईयर का आए तो क्या फॉर्मूला होगा, डिफरेंस। वैसे एक बात बताऊं, ये डिफरेंस के लिए फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई हुई है। किसमें बताई हुई है, जाकर देखो, पूरी वीडियो देखो यहाँ पर सीआई की, बहुत अच्छे तरीके से कराया हुआ है। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना भाई साहब, जाकर वीडियो देख लो, और बहुत कुछ सिखाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, रेट के लिए क्या फॉर्मूला होगा, रेट इक्वल टू में डिफरेंस बटे में फर्स्ट ईयर का सी आई बटे में एस आई इंटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूले थे, ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, इस तरीके से फॉर्मूले निकालने, ठीक है। इंस्टॉलमेंट वाले आते नहीं तुम्हारे में, तो इंस्टॉलमेंट वाले करते नहीं। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं। चलो अब बात करते हैं मेंसुरेशन की। पहले मेंसुरेशन चैप्टर कवर कर देते हैं, फिर इसके बाद 2 चैप्टर, 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बचेंगे। ज्योमेट्री बच जाएगा और हमारा ट्रिग्नोमेट्री बच जाएगा, और फिर उसके बाद एक चैप्टर अलजेब्रा बच जाएगा, जो मेन चैप्टर्स बचते हैं, ठीक है। और बाद में मिक्सचर एलिगेशन के कोई ऐसे फॉर्मूले नहीं होते, पर थोड़ा बहुत उसके बारे में हम बात कर लेंगे, बस इतनी बात ध्यान रखना। तो सबसे पहले आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में बात करें तो ट्रायंगल को आप थोड़ा वैसे भी याद कर, ब्रीफ में भी थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल अगर साइड के अकॉर्डिंग बात करें तो 3 टाइप के उसमें बदले जाते हैं, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा ट्रायंगल कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों साइड्स अगर डिफरेंट है तो स्केलन ट्रायंगल, अगर 2 साइडें सेम है और एक साइड अलग है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीनों साइडें एक जैसी हैं तो उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब एरिया कैसे निकालेंगे इक्विलेटरल स्केलन ट्रायंगल, तो देखो स्केलन ट्रायंगल में एक एक करके बताया मैंने, इतने सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं। जब हाइट गिवन हो, जैसे ये हाइट गिवन है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब तीनों साइड गिवन है, तो तीनों साइड है तो ये वाला फॉर्मूला हमने कहीं पे पढ़ा था, अगर याद हो तो 9th क्लास में पढ़ा था तुमने, 9th क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहाँ पर अंडर रूट एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, या तो पेरीमीटर का आधा कर दो और इस तरीके से लिख दो। उसके बाद क्या है, एक एंगल और 2 साइड गिवन हो, जैसे ये एंगल है और ये 2 साइड गिवन है ए और बी, तो यहाँ पर ये इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है साइन सी से, ठीक है। इसके बाद आता है, इसके अलावा अगर भाई साहब ऐसा हो जाए कि 2 एंगल गिवन हो, तो उसके लिए भी हम फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन बी इंटू साइन सी बटे में साइन ए, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करें, अगर मीडियन गिवन हो तो सेम फॉर्मूला यही है, बस यहाँ पे 4/3 आता है, यहाँ पे कितना आता है, 4/3 आता है, अगर ऊपर वाले से याद कर लेना। इसके अलावा इसका एक पेरीमीटर का फॉर्मूला भी होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, अगला फॉर्मूला होता है कोसाइन रूल। देखो कोसाइन रूल से काफी बार फॉर्मूले कैलकुलेट हो जाते हैं, ठीक है। कोसाइन रूल का फॉर्मूला क्या है, जब एंगल गिवन हो, एंगल गिवन हो तो ये जो इसके इस तरीके से ले लिए, चलो कोई नहीं, कोसाइन रूल में इस तरीके से है, कोसाइन ए में सी और बी, सी और बी, अगर ये एंगल निकालना है तो ये वाला और ये वाला ध्यान रखना, अच्छा
कोसाइन ए का एंगल यही लिखा हुआ है, इन्होंने एंगल थोड़े से घुमा दिए। ए बी सी, ये ए था ये बी था, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी निकालना है, तो ये और ये दोनों प्लस करने हैं और माइनस ये वाला एंगल करना है और बाय में 2BC निकालना है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बी है ये है। ठीक है, इस तरीके से चीजें होती हैं। आगे इतना याद रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, बस ये जो फॉर्मूला है ये तुम्हें अच्छे तरीके से आने चाहिए, ये फॉर्मूले तुम याद रख लो। अगर भाई साहब पूछे कि भाई मैक्सिमम स्क्वायर वाले, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, पूछ ले इन सेंटर, देखो जो मैं अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ वो फॉर्मूले आपके काम आने वाले हैं। थोड़े फॉर्मूले एक्स्ट्रा जरूर इसमें लिखे हुए हैं, वो और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आते हैं, मगर तुम्हारे में इतने नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं इन सेंटर इन सर्कल। तो यहाँ पर देखो ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये सर्कल है, ये सर्कल ट्रायंगल के अंदर है, तो इसका रेडियस कैसे निकालें? तो इसका रेडियस निकलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे में सेमी पेरीमीटर, बटे में सेमी पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे में सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब यही चीज क्या हो जाए कि ये ट्रायंगल सर्कल बाहर आ जाए, तो इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस बहुत ही आसान निकल सकता है, ABC बटे में 4 ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर ये ट्रायंगल का एरिया निकालना और लिख देना। साइन रूल से भी निकाल सकते हो, मगर इसको याद मत करना भाई, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए यही याद रखना। तो चलो, अब आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल पे। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब मैंने बताया कि दो साइड्स, दो एंगल्स क्या करते हैं, एक बराबर इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो एरिया का फॉर्मूला ये याद रखना। अच्छा, इसमें रोड बता रखा है एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सारे के सारे सेम होते हैं। ये हम सीखेंगे किसमें? ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में बताऊंगा कि भाई किस तरीके से काम करते हैं। एरिया, हाइट और पेरीमीटर के ये फॉर्मूले होते हैं, ये याद रख लेना, इस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं। उसके बाद आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों की तीनों साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। इसके एरिया का फॉर्मूला आता है √3/4 A² या √3/4 साइड का स्क्वायर। हाइट का फॉर्मूला आता है √3/2 इंटू साइड, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 3A, पेरीमीटर का फॉर्मूला 3A। अब इसी तरीके से एक ट्रायंगल के अंदर ये सर्कल बना, तो इसका रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा? साइड अपॉन में 2√3। अब ये ट्रायंगल बाहर बना है जिसे हम सर्कम सेंटर कहते हैं, तो साइड अपॉन √3। ये तुम्हारे अंदर कराई गई है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मत पढ़ना, ये तुम्हारे काम की नहीं है। ठीक है, कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा भी लिखी है, अगर बच्चा करना चाहे तो वो भी समझ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, पहले ट्रेपिज्म के बारे में बात करते हैं, फिर इसके बाद ट्रेपिज्म का दो फॉर्मूले सबसे मेन है एरिया निकालने का। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, देखो ये पैरेलल साइड्स है ना, ये पैरेलल साइड्स है, इनके बीच जो सम होगा, इनका सम इंटू जो इनके बीच में जो हाइट बनेगी उसका वही एरिया निकलता है। पेरीमीटर निकालने के लिए चारों साइड को बराबर कर दो, निकल जाएगा। क्वाड्रिलेटर में क्या करना है? क्वाड्रिलेटर में किस तरीके से निकलेगा? क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, हाफ इंटू AC, देखो ये वाली चीज है AC, और DL, ये इसमें बना हुआ ना AC, ये बना हुआ AC। ठीक है, AC बना हुआ, ये AC बना हुआ है, और ये बना हुआ है DL। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरीके से तुम और भी चीज कर सकते हो, AC BM। ठीक है, इस तरीके से ये चीज आ जाएगी। अगली चीज DL और BM को प्लस कर दो, इंटू AC कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा एरिया निकालने का। तो कह सकते हैं सम ऑफ परपेंडिकुलर इंटू बाय डायगोनल, सम ऑफ परपेंडिकुलर इंटू बाय डायगोनल, सम ऑफ ऑल साइड्स इज पेरीमीटर, एंड एंगल्स का सम कितना होता है, 360। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो इसको लिखोगे वेरी इंपॉर्टेंट, और काम की चीज नहीं है तुम्हारी। अगली चीज आती है, अब आते हैं 3D वाले फॉर्मूले। अरे भाई 3D के लिए सबसे पहले शायद एक मिसिंग हो गई स्लाइड, सर्कल है नहीं है इसमें, सर्कल सर्कल सर्कल, ये रहा सर्कल, पहले सर्कल है, चलो फिर कोन और क्यूबॉइड मिस हो गया। चलो पहले सर्कल के बारे में बात करते हैं। सर्कल के बारे में बात करते हैं। सर्कल की देखो ये रेडियस होती है, ये डायमीटर होती है, और सबसे बड़ी कोड भी कौन सी होती है, डायमीटर होती है। ठीक है, ये रीस कोड, ये पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस होता है जो येलो कलर से बन रहा है हमारे अंदर। ठीक है, ये हमारे इसमें ये माइनर सेगमेंट होता है, ये मेजर सेगमेंट होता है, ये ध्यान रखना। ये सेगमेंट होता है, ये माइनर सेक्टर होता है, ये मेजर सेक्टर होता है, ये सेमी सर्कल होता है, टुकड़ा आधा कर दिया। और एक सर्कल को अगर मैं एक चौथाई में बांट देता हूं तो ये क्वाड्रेंट बन जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब इसका सरकमफ्रेंस का एरिया 2πr होता है, एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है, सरकमफ्रेंस πr प्लस में 2r होता है, सेमी सर्कल πr² बटे में 2 होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू πr² होता है,
एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालते हैं? सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, ठीक है, अपने आप निकल जाएगा। नहीं तो थीटा में से क्या कर दो, 180 में से थीटा माइनस कर दो, तब भी निकल जाता है, तब भी सेम आता है, ठीक है। माइनस सेगमेंट का कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके लिए ये फॉर्मूला लिखवाया मैंने। नहीं तो एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है, एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, मगर ये फॉर्मूला तुम याद रखना, इतना ही ये चीज होनी चाहिए। अब मैंने कुछ ना ये लिखे हुए हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना कि भाई साहब अगर 7 रेडियस आएगा तो सरकमफ्रेंस 44 आएगा, और एरिया कितना आएगा, 154। डायरेक्ट कर सकते हो तुम, डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट करने का तरीका सबसे आसान हो जाता है, ठीक है, उसमें काम आता है, ठीक है, ये याद रख लेना। ये टेबल तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ये टेबल सारी की सारी तुम अच्छे तरीके से याद कर लेना। अब आता है नेक्स्ट जो चीज आती है, वो पॉलीगन्स आते हैं। पॉलीगन्स में क्या करना है, सम ऑफ इंटीरियर्स एंगल n माइनस टू इंटू 180 होता है। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला n माइनस टू इंटू 1/80 अपॉन में n होता है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल का सम और इंटीरियर एंगल के एक का सम क्या होता है, 180 होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है। ईच निकालना 360 बटे n निकलता है। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला ये रहा, पेरीमीटर का फॉर्मूला ये रहा। ये टेबल होती है, टेबल तुम पढ़ लेना, बहुत बार पूछी जाती है भाई। ट्रायंगल की 3 साइड होती है, तो सम कितना निकलेगा, 180। क्वाड्रिलेटर 360, ये पूछा गया भाई, ये पूछे जाते हैं। पेंटागन में 5 साइड होती है, और इसके लिए ऊपर फॉर्मूले लिखे हैं, फॉर्मूले में यूज करके भी तुम चीजें कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। इसमें हेक्सागन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेक्सागन, हेक्सागन का फॉर्मूला एरिया है, ये जरूर याद रखना, ये बार बार पूछा गया है एग्जाम में, और कंफ्यूज हो जाते हो और बता नहीं पाते। हेक्सागन का जो एरिया बनता है, ठीक है, अगर ये नहीं आता तो देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिख लो, 6 × √3/4 a²। ये किसका फॉर्मूला था, इक्विलेटर। इक्विलेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी फॉर्मूला सेम निकल कर आता है। नंबर ऑफ साइड निकालने का फॉर्मूला याद कर लेना पॉलीगन का, ये रहा पॉलीगन का फॉर्मूला। नंबर ऑफ एंगल याद कर लेना। हेक्सागन जरूर याद करके जाना, काफी बार हेक्सागन का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलो हेक्सागन हो गया। सिलेंडर आ गया। क्यूब का फॉर्मूला, क्यूब के फॉर्मूले में नीचे लिख देता हूँ, मगर बाद में शीट ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब एक तरफ लिख देना, क्यूब हो, ठीक है। ठीक है, ये क्यूब बन गया। इस तरफ हम क्यूबॉइड बना लेते हैं। ये हमारा क्यूबॉइड बन गया, शीट में ऐड कर दूंगा बाद में। ये बन गया वहीं का क्यूब, ठीक है, ये बन गया क्यूबॉइड। इतनी बात समझ आई। तो अब देखो एक एक करके हम फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। अगर इसमें बात करूं तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 6a², ठीक है। इसके सामने वाले ये जो होता है फेस, ये वर्टेक्स होते हैं, ये वर्टेक्स होते हैं, ये फेस होता है, ठीक है। इसमें साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। वहीं क्यूबॉइड में क्या होती है, अनइक्वल होती है, ठीक है। इसके टीएसए का 6a²। लेटरल सरफेस एरिया का 4a², या लेटरल कह सकते हैं, या कवर्ड सरफेस एरिया कह सकते हैं, सीएसए कह सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, a³ होता है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √3 इंटू साइड, साइड का, ठीक है, √3 इंटू साइड होता है। काफी बार पूछा गया है डायगोनल भी, तो इसलिए याद रख लेना, डायगोनल भी याद रख लेना, ठीक है। वहीं क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, होता है 2LB प्लस BH प्लस HF। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होती है, इसमें सेम नहीं होती, बस इतनी बात है इसमें, ठीक है। CSA या एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोल सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल, जिसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H, ठीक है। वॉल्यूम L इंटू B इंटू H,
इसके बाद डायगोनल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से चीजें बनती है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है सिलेंडर। सिलेंडर की शेप की बात करें तो शेप सभी को पता होगी, कुछ इस टाइप की होती है। इस ये टाइप है। ये बनता कैसे, ऐसे बनता है। इसको फोल्ड कर दिया जाता है तो यहाँ से ये चीज बनती है। इसके सी एस ए की बात करें तो 2 पाई आर एच होता है। सरफेस में ये दोनों सर्कल्स ऐड हो जाते हैं टी एस ए में, तो 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ जाता है। फिर उसके बाद वॉल्यूम की बात करें तो पाई आर स्क्वायर। कैपेसिटी की जब भी क्वेश्चन में बात हो रही होगी तो वहां पर हमेशा पाई आर स्क्वायर निकल के आएगा। इसके बाद बात करते हैं डायगोनल की। तो डायगोनल कैसे निकालते हैं, डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर इस तरीके से निकलेगा, इस तरीके से। तो डायगोनल का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये चीज हटा देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शंस कट होते हैं। एक राउंड कवर करें, ये जरूर याद करना है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ब्रेथ की साइड में मोड़ा जाए तो उसकी वॉल्यूम ऐसे निकलती है, अगर लेंथ की साइड में मोड़ा जाए तो इसकी लेंथ निकलती है। ये भी जो सीयूटी दे रहा है वो मत पढ़ना, बाकी जो एडवांस वर्जन दे रहे हैं वो पढ़ लेना इसको। ठीक है, इसका टीएस देखो यहाँ पर होलो सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर है, तो इसका जो टीएस है वो ये होता है। कवर्ड सरफेस एरिया ये होता है। देखो दोनों को प्लस ही तो किया है भाई साहब, और कुछ अलग से थोड़ी किया है। बस यहाँ पर ये सर्कल जो राउंड था ना, ये यहाँ पर इसका एरिया माइनस किया, बाकी ये दोनों तो ऐड ही हुए हैं। वॉल्यूम में भी सेम यही हुआ है, कैपेसिटी उसी के अंदर जा रही है। तो एक सोचो कि पानी जो बाहर निकल रहा है किस तरीके से निकल रहा है। ठीक है, इस तरीके से चीजें याद हो जाएंगी। कौन कौन है, कौन भी नहीं गिवन क्या, कौन, ओहो, कौन की शीट भी ऐड नहीं हुई, चलो कोई नहीं, कौन और लिख देते हैं। चलो आगे बात करते हैं कौन का। हेडिंग है अलग, कौन। कौन की शेप कुछ इस टाइप से बनती है। ये कौन बन गया। ठीक है, ये कौन बन गया, ये इसकी हाइट होती है। ये इसकी रेडियस होती है। ये हाइट हो गई, ये रेडियस हो गया, ये स्लैंट हाइट हो। ठीक है, ये रेडियस, ये स्लैंट हाइट, इस तरीके से चीजें निकलती है। ठीक है, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है, कवर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल। ठीक है, उसके अलावा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन तो मैंने कराया भी हुआ है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस तरीके से चीजें बनती है। तो ये हो गया हमारा कौन भी कंप्लीट। ठीक है, जो आपको याद करना है ना, सिर्फ उतनी ही चीजें मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। अब आते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया दो टाइप से, एक सरफेस एरिया होता है, एक क्या होता है, हेमिस्फेयर, सॉरी सरफेस एरिया बोलो, स्पेयर और हेमिस्फेयर। तो एक स्पेयर होता है, एक हेमिस्फेयर होता है। पूरा कटोरा है, कटोरे के ऊपर कटोरा बंद कर दो तो स्पेयर बन जाता है। हेमिस्फेयर एक कटोरा टाइप होता है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो 4 पाई आर क्यूब, इसका आधा कर दोगे तो हेमिस्फेयर की। ठीक है, इसके अलावा सी एस ए की, टी एस ए की बात करें तो इसका 3 पाई आर क्यूब होता है। इसका कितना होता है, 2 पाई आर। और इसका जो ये नहीं है, लाइन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, ये लाइन नहीं है। ये टोटल सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बाकी इतना खतरनाक याद करनी है। आगे आते हैं फ्रस्टम। पहले फ्रस्टम आता था, फ्रस्टम होता था, अब ये फ्रस्टम नहीं है। तो इसके फॉर्मूले वैसे मैंने लिख दिए हैं। इसका जो लेंथ निकलती है, जो रेडियस निकलता है, लेंथ निकलती है वो इस तरीके, या कह सकते हैं ये जो रेडियस है ना, ये वाला रेडियस, वो निकलती है इस तरीके से। वॉल्यूम जो आती है 1/3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम इस तरीके से आती है। और एरिया ऑफ बेस इतना होता है, और सी एस से इस तरीके से निकलता है। बस इतनी चीज याद रखना। तो ठीक है, इस तरीके से चीजें की जाती है। तो ये लिखे हुए फ्रस्टम के फॉर्मूले, ये भी फ्रस्टम जैसा बन रहा था, ये भी फ्रस्टम जैसा बन रहा है। देखो ये लेंथ रहा, सी एस से रहा, टी एस से रहा, और ये वॉल्यूम रहा, सेम ही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। ठीक है, ये याद कर लेना फ्रस्टम की। ये क्या था, हेमिस्फीयर का ऊपर का पार्ट कट कर दिया जाए तब भी ऐसा ही कुछ बनता है। ये हेमिस्फीयर का पार्ट कट नहीं है, ये थोड़े से शायद गलत है। ये वाले फॉर्मूले याद करना फ्रस्टम के, ये वाले लेंथ का, सीएसए का, टीएसए का और वॉल्यूम का। ठीक है,
नेक्स्ट चैप्टर जो अब करते हैं वो है अलजेब्रा। फिर ज्योमेट्री रह जाएगी, ज्योमेट्री और टिग्नोमेट्री उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। टिग्नोमेट्री हमने बहुत सारी की कर रखी है वैसे, बस ज्योमेट्री और ये बच जाएगा। या नेक्स्ट पार्ट में ही अलजेब्रा भी कंप्लीट करें, पर लिख देते हैं, चलो अलजेब्रा के तो फॉर्मूले लिख देते हैं ताकि तुम सारे के सारे लिख पाओ। अलजेब्रा का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी, यही फॉर्मूला होता है। इसके अलावा यहीं से एक फॉर्मूला निकलता है, ध्यान से देखो, ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहीं से फॉर्मूला निकला। तो यहाँ पर ये चीज क्या बन जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, इसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से एक और फॉर्मूला बन सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइन प्लस टू ए बी। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, या प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इस तरीके से बनना चाहिए। इसके अलावा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, इसके अलावा ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस ए बी। ठीक है, इसके अलावा और भी फॉर्मूला होता है इसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री बी स्क्वायर ए। ठीक है, इसके अलावा ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट ए माइनस बी। या कह सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री बी स्क्वायर। इतनी बात समझ आई। ठीक है, इसके अलावा ए प्लस बी का तो हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका क्या फॉर्मूला बनना चाहिए, इसका फॉर्मूला बनना चाहिए ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, या कह सकते हैं इसका एक फॉर्मूला और बनेगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस थ्री बी। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। इसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, इसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस थ्री ए बी प्लस ए माइनस बी। ठीक है, इसके अलावा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसके अलावा इसके बाद ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सब तुमने पढ़े हुए नाइन्थ क्लास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी। इसके बाद जो मेन फॉर्मूला है अब जो आता है वो फॉर्मूला थोड़ा सा मेन है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा, इसका जो बनने वाला फॉर्मूला है वो होगा ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। और इसका और फॉर्मूला है हाफ ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ये बना कैसे, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। देखो ये बना कैसे फॉर्मूला, यहाँ पर मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, इसको इसको बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर लिखा ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो मुझे क्या है, ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया टू, यहाँ पर आ गया ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर आ गया टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इनको ऐसे लिख सकता हूँ, अलग अलग करके। तो ए बी के साथ ये वाला पेयर बन के ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, सी और एक बन के क्या बन गया,
ए माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया, इन दोनों को जोड़ के ये बन गया बी माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया। बस यही फॉर्मूला है। ठीक है, इस तरीके से चीजें बन रही है। तो थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से। चलो ठीक है, इस तरीके से चीजें बनी है। और इसके अलावा और भी इसका एक फॉर्मूला है। क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, या ब्रैकेट में लिखते हैं बी सी प्लस सी ए, और ये आ गया ब्रैकेट यहाँ। ठीक है, अब कुछ कंडीशन है, ध्यान से सुनना। अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है, क्या है? a प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। क्या ध्यान रखना कि भाई साहब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए भी जीरो होगा। तो कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा। या इसके अलावा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने कल ही कराया है। 25 का क्यूब माइनस 29 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। तो हमने डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी यहां से लगाई थी, अगर थोड़ी बहुत तुम्हें याद है तो। ठीक है, चलो यहाँ पे बात करते हैं। ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, तो कंडीशन सेम लगेगी। ए प्लस बी इक्वल टू सी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज देखो, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर ये लगेगा, माइनस 3abc, डायरेक्ट यही आंसर आ जाएगा। माइनस 8700 मुझे आंसर भी याद है अभी तक। माइनस ए बी सी इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू बी प्लस सी होगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल टू में 3abc। इतनी बात समझ पा रहे हो? इतनी बात समझ पा रहे हो? यहाँ से चीजें समझ पा रहे हो ना? ठीक है, चीजें समझ आ रही है ना? यहाँ से चीजें बस इतनी समझ आनी चाहिए कि तुम्हारा काम चल जाए और तुम्हारे नंबर पूरे के पूरे आ जाए। एक्स प्लस वन बाई एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई। अब इसी तरीके से अगर ये चीज ऐसे है, ए है, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 होगा। और x माइनस वन बाई एक्स ए है, तो एक्स स्क्वायर नहीं, पहले प्लस वाला करते हैं। प्लस क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और अगर प्लस है तो स्क्वायर वाले में क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2 बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ए है। ठीक है, x माइनस वन बाई ए है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ए है, एक्स प्लस वन बाई एक्स अंडर रूट ए प्लस 2 बनेगा। और x माइनस वन बाई एक्स क्या बन जाएगा? अंडर रूट ए माइनस 2 बन जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन को समझो। ठीक है, इसके अलावा और क्या बन सकता है? x माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू ए है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन है। अभी लिखा है ऊपर, फॉर्मूला लिखा है। अगर पूछ ले भाई एक्स प्लस वन ए है, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब क्या होगा? ए क्यूब माइनस थ्री होगा। ए क्यूब माइनस थ्री ए होगा। इतनी बात समझ पा रहे हो? एक्स माइनस वन बाय एक्स ए है, एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस थ्री ए होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। इनको मैं एक बॉक्स में भी डाल देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं को मैं एक बॉक्स में भी डाल देता हूँ, ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है, ये चीज तुम जरूर याद रखना। ठीक है, तो बस इतने ही फॉर्मूले हैं जो सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। ये सारे के सारे फॉर्मूले तुम याद कर लेना। ये सारे फॉर्मूले अलजेब्रा इतनी ही। और आज की वीडियो में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो बस क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हो गई है वीडियो। अभी दो चैप्टर्स बचे हुए हैं, मेन मेन चैप्टर ज्योमेट्री और टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री के मैंने वैसे फॉर्मूले लिखवाए भी हुए हैं अलग से, मगर ज्योमेट्री अभी बची हुई है, तो ज्योमेट्री को भी अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे। ये शीट आपको पूरे कंप्लीट होने पे मिल जाएगी। एक एक फॉर्मूले को बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन किया है,
बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें कराई गई हैं, एग्जाम्पल के साथ कराई गई हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान से चीज़ों को देखना। ठीक है, इसको अगर ये चीज़ फॉर्मूले नहीं समझ, अगर कोई फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा, जैसे बन बन नहीं रहे तुमसे फॉर्मूले, अगर ये फॉर्मूले तुमसे नहीं बन रहे तो मुझे बता देना, मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। ये तुमने 9th में पढ़े हुए हैं इसलिए मैंने थोड़े से कम एक्सप्लेन किए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये जरूर याद रखना, अगर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो ये वाली चीज हमेशा बराबर होगी। इन्हीं से तीनों से ये फॉर्मूले बने, ये तीनों इसी से बने हुए फॉर्मूले, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। बस यहाँ पर माइनस प्लस की वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही बात करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, बस इतनी बात रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक पार्ट और बच जाएगा फॉर्मूला शीट का, अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्यार देंगे तो चीज़ें बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ये शीट मैं जल्दी से जल्दी चेक करके डाल दूंगा, एक एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बनाई है, एक एक चीज़ बड़े प्यार से समझाई हुई है। रेशो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आ गई होंगी, कैसे किया हमने रेशो। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई भी फॉर्मूला नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।